हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूटन बैच। तो इस बैच में हमारा चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और हम इलेक्ट्रोस्टैटिक से कई सारे पीवाईक्यू बोर्ड पर्पज से सॉल्व कर रहे हैं, और बहुत कम टाइम में हमें पूरा इसको कंप्लीट करना है। तो इसलिए हम बहुत फास्ट चल रहे हैं, सारे केवल पीवाईक्यू ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हो। तो पहले हम डेरिवेशन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके कंप्लीट होते ही हम इनका पूरा न्यूमेरिकल का एक पूरा स्लाइड तैयार करेंगे। तो पहले हम सॉल्व करते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो इसके प्रीवियस स्लाइड में हमारा गास लॉ तक कंप्लीट हो गया था, और आज के स्लाइड में हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गास लॉ, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड पर्पज से। तो स्टूडेंट्स, इसका हमारा पहला जो एप्लीकेशन होगा, हमने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। तो अगर हमारे पास एक इनफाइनाइटली थिन मतलब पतला चार्ज्ड वायर है, तो इनकी वजह से किसी एक्सटर्नल पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या एक्सप्रेशन बनेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, उनका ग्राफ क्या बनेगा। तो देखते हैं। हम ये मानेंगे हमारे पास एक इनफिनिटली लेंथ चार्ज वायर है, ये जो हमने ड्रा कर दिया, बीच में ड्रा किया है, ये एक वायर है, ठीक है, और ये इनफिनिटली लॉन्ग है, थिन वायर है, और यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इनका जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी, हम इनको लिख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू होगा Q बाई L होगा। इसको हम बोलेंगे लैम्डा को लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब स्टूडेंट्स, ये हमारा जो इनफिनाइट लेंथ का चार्ज वायर है, अब हम क्या करेंगे, इनके अबाउट में, इनके अराउंड में हम एक गासियन सरफेस को ड्रा करेंगे। अब स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास चार्ज जो है ये लीनियर चार्ज है, लीनियर चार्ज है, तो लीनियर चार्ज की वजह से जो हम गासियन सरफेस ड्रा करते हैं, हालांकि गासियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होता है अराउंड द चार्ज, तो अगर हम इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हम गासियन सरफेस ड्रा करेंगे, तो इनका गासियन सरफेस जो बनता है वो सिलेंड्रिकल बनता है, ये बनता है सिलेंड्रिकल। ये एक इमेजिनरी कर्व सरफेस होता है जो कि क्लोज्ड होता है, गासियन सरफेस। और गासियन सरफेस की एक प्रॉपर्टी होती है, इसके एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, और डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। और ये भी प्रॉपर्टी होती है कि कि किसी दो पॉइंट, पार्टिकुलर पॉइंट के बीच में अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करें वो जीरो मिलता है। तो स्टूडेंट्स, हम इस चार्ज वायर के अराउंड में हम ड्रा कर देते हैं गासियन सरफेस को। ये जो सिलेंड्रिकल गासियन सरफेस बनाया गया है, इसको डॉट लाइन से भी बना सकते हैं या कॉन्टिन्यूअस से बना सकते हैं, और यहाँ हम इनको बोल सकते हैं ये हमारा एक गासियन सरफेस है, इमेजिनरी गासियन सरफेस है, जो कि सिलेंड्रिकल है। तो ठीक है, अब ये जो हमारा वायर है, वायर चार्ज वायर है, और पॉजिटिवली चार्ज हमने कंसीडर किया है, तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बनेगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, मानेंगे ये होगा वेक्टर ई, ये होगा वेक्टर ई बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी। सिमिलरली वायर के लेफ्ट साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है आउटवर्ड डायरेक्शन में ये जाएंगी, ये होगा वेक्टर ई का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमें क्या करना है, हमें इस वायर से किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस आर पर एक हमारा पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट पी है, इसी पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो हम करेंगे क्या, इस पॉइंट पी से होकर जाने वाला एक सिलेंड्रिकल गासियन सरफेस की को ड्रा करेंगे, इमेजिनरी होता है, और इस पॉइंट पी पर हमें निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इस पार्टिकुलर पॉइंट पी का जो चार्ज वायर से जो डिस्टेंस है वो आर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ स्टूडेंट्स यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। तो लिखेंगे बाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये होता है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम जानते हैं, जैसा कि फाई इज इक्वल टू होता है, फाई ए इज इक्वल टू होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ये अपने फार्मूला पढ़ा हो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरियल वेक्टर एंड द सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और हम इनको और भी तरह से कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट नंबर्स ऑफ लाइन, that number of electric field line which passes perpendicularly to the unit surface area। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नंबर को भी डिनोट करती हैं, ये कितनी नंबर में है, पार्टिकुलर एक यूनिट सरफेस एरिया से पास कर रही हैं, उसी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर के मैग्नीट्यूड को भी हम फ्लक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं।
और हम इनको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई और एरियल वेक्टर वेक्टर ए या सरफेस एरिया वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट ये हो गया। अब हमें हमारे पास जो क्लोज सरफेस है सिलेंड्रिकल है, तो इस क्लोज सरफेस से रिगार्डिंग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिगार्डिंग टू क्लोज्ड सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो ये होगा फाई इज इक्वल टू होगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस एट सरफेस S1 प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस एट सरफेस S2 प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस एट सरफेस S3। अब यहाँ स्टूडेंट देखिए ये हमारा क्लोज सरफेस है और ये सिलेंड्रिकल है। जैसा कि हम जानते हैं सिलेंडर में 3 सरफेस होते हैं, सिलेंड्रिकल बॉडी में 3 सरफेस होते हैं। जैसे हम मान लेंगे इनको हमारा पहला सरफेस S1 है, इनको मान लेंगे दूसरा सरफेस S2 है, इसको मान लेंगे तीसरा सरफेस S3 है। तो ठीक है, अब जो हमारा टॉप का फेज है ये इस पे हम कंसीडर करेंगे ये स्मॉलेस्ट सरफेस ये ds है, स्मॉलेस्ट सरफेस ds है, ये स्मॉलेस्ट हमने पार्ट लिया है। अब अगर ये स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया ds है तो इनका जो यूनिट एरियल वेक्टर होगा, यूनिट एरियल वेक्टर इस सरफेस पर परपेंडिकुलरली जब हम एक लाइन ड्रा करेंगे नॉर्मल तो ये डिनोट करेगा यूनिट सरफेस एरिया को, पता है किसको, यूनिट सरफेस एरिया को या एरियल वेक्टर को दर्शाएगा दिखाएगा। सिमिलरली अगर हम इनका जो कर्व सरफेस है ये वाला बीच वाला जो पार्ट होगा इसको S2 मान सकते हैं, इनको S1 मान सकते हैं, इस वाले सरफेस को मान सकते हैं S3 मान सकते हैं। सिमिलरली अगर हम S2 पर पार्टिकुलर पॉइंट P पर, इसी पॉइंट P पर अगर हम एक स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया को कंसीडर करें, मान लीजिए ds मानते हैं वेक्टर ds, तो इस वेक्टर ds का इस पॉइंट पर जो यूनिट एरियल वेक्टर होगा इस पर अगर हम एक नॉर्मल ड्रा करें परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये होगा हमारा n कैप होगा जो कि यूनिट एरियल वेक्टर को डिनोट करेगा। ठीक है, सिमिलरली S3 पर भी करेंगे, छोटा सा मानेंगे सरफेस एरिया d वेक्टर ds है, सरफेस एरिया है, इनका यूनिट वेक्टर क्या होगा इस पर नॉर्मल ड्रा कर दीजिए, 90 डिग्री का एंगल होता है नॉर्मल, ये होगा n कैप और यही होगा हमारा यूनिट सरफेस यूनिट एरियल वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो हमें निकाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिगार्डिंग टू द क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस फाई इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट फाई ई इज इक्वल टू यहाँ होगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस एट सरफेस S1। ठीक है, अब S1 को हम देखते हैं, S1 में वेक्टर ई और वेक्टर ds इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा। देखिए S1 में हमारा अगर हम वेक्टर ई की बात करें तो वेक्टर ई हमारा हॉरिजॉन्टली जा रहा है इस डायरेक्शन में और वेक्टर ds इनका जो डायरेक्शन होगा वो n कैप होगा ये वाला एरियल वेक्टर का। तो n कैप और वेक्टर ई के बीच जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है कितना 90 डिग्री का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ई ds cos ऑफ 90 और cos 90 की वैल्यू सब जानते हैं, बचपन से जानते हैं कितना होता है 0 होता है, तो ये वैल्यू हो गई 0। सिमिलरली अब हम एट इनका जो सरफेस S2 है इनको देखते हैं। सरफेस S2 पर देखिए वेक्टर ई हमारा ये वाला ही होगा, सेम वेक्टर ई होगा और इनका जो n कैप है ये n कैप यही होगा इनका सरफेस एरिया का डायरेक्शन। तो n कैप एंड वेक्टर ई बोथ आर इन पैरेलल। अब यहाँ दोनों पैरेलल हैं तो थीटा जो एंगल बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ई डी एस कॉस ऑफ 0 डिग्री क्लोज्ड इंटीग्रल एट सरफेस S2। ठीक है, प्लस जब हम इनका थर्ड फेज से निकालेंगे तो ई डी एस यहाँ पर देखिए वेक्टर ई यही वाला होगा, वेक्टर ई हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में ड्रा किया है और एन कैप ये जा रहा है परपेंडिकुलरली जा रहा है ये वाला। तो एन कैप और वेक्टर ई के बीच का यहाँ भी एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो अगर 90 तो यहाँ पर बनेगा ई डी एस cos 90 की वैल्यू होगी 0, ये भी हो गया 0। तो अब स्टूडेंट क्या बनेगा हमारा फाई ई या फाई नेट इज इक्वल टू बनेगा फाई ई इज इक्वल टू ये बचेगा ई डी एस cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और ठीक है ई डी एस का इंटीग्रेशन s होगा
और एस का मतलब इनका जो कर्व सरफेस एरिया है वो होगा। तो ई की वैल्यू दो ई ओनली, और डीएस लिख देंगे 2 पाई आर एल। दैट मीन्स इनका जो कर्व सरफेस एरिया S2 की वैल्यू आती है 2 पाई आर एल। एल इनकी लेंथ होगी, हालांकि इनको हाइट लिख सकते हैं, बट यहाँ हम वायर को कंसीडर कर रहे हैं, और वायर में लेंथ होती है, हाइट नहीं होती है, हाइट सिलेंडर में होती है, तो इसलिए हम S2 की वैल्यू 2 पाई आर एल लिख रहे हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, हमारा जो रिजल्ट आया ये फाई ई इज इक्वल टू आ गया E इंटू 2 पाई आर एल। इनको मान लेंगे कोई इक्वेशन नंबर स्टार। ठीक है, तो अब आ जाएंगे बाई गास ला। देखिए पहले हमने किसका यूज किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, अब हम यूज करेंगे बाई गास ला। बाई गास चाचा गाला, बाई गास ला। तो गास ला के द्वारा हम जानते हैं फाई इज इक्वल टू होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। सेकंड मान लेंगे इनको, एप्सिलॉन नॉट छोटा हो गया बड़ा हो गया, ठीक, एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम इक्वेशन नंबर स्टार और स्टार डैश, इनको स्टार डैश मान लेते हैं, इनको अगर हम देखें लेफ्ट साइड में दोनों में फाई ई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है, तो दोनों हो जाएंगे इक्वल, दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो दैट मींस आएगा ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड चार्ज है। हमें यहाँ ई की वैल्यू फाइंड करनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एट पॉइंट पी पर, तो ई इज इक्वल टू बाकी सबको ट्रांसपोज कर देंगे, तो आएगा 1/2 पाई आर एल एंड क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब हम इनको अरेंज करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं, पेज खत्म हो गया है। तो E इज इक्वल टू होगा स्टूडेंट्स 1/2 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन L यहां लिख दे रहे हैं। देखिए यही फॉर्मूला हमारा था, इसी को खाली बस सजा के लिख दिया जा रहा है यहाँ अरेंज करके, तो ये बनेगा, ये इनका फॉर्मूला बन गया। अब हम जानते हैं कि Q बाई L जो होता है इसी को हम बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा का मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हम इनको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, ठीक है, लैम्डा। और यहां पर लैम्डा कोई टर्म छूट रहा है शायद, आर 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 यहां छूट रहा है स्टूडेंट, देखिए आर, तो इस वाले में आर छूट गया था, इंटू आर भी रहेगा, और हम यहाँ एडजस्ट कर दे रहे हैं, आर को यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा, ये हो गया आर, ये हो गया आर, ठीक है। तो ये इनका हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अब हम इनको और तरीके से लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1 बाई, इनको लिखो 4 पाई, लिखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये 2 लैम्डा हो जाएगा, 2 लैम्डा बाई आर, तो ये बनेगा स्टूडेंट। अब अगर हमें इनका वेक्टर फॉर्म लिखना है तो वेक्टर E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर इंटू आर कैप, तो इनका हो गया वेक्टर फॉर्म। तो यही फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ चार्ज्ड थिन वायर, थिन चार्ज्ड वायर। तो ये हो गया हमारा गास लॉ का एक एप्लीकेशन जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार रिपीट करता है, तो स्टूडेंट इसको आप जरूर प्रिपेयर करें और नोट्स बनाएं। तो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन होगा ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ये भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है गास लॉ का। तो अब इनको देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है गास लॉ का है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन सेकंड ये, तो इस एप्लीकेशन देखिए हम ये इमेजिन करेंगे हमारे पास एक इनफाइनाइट एक्सपेंशन की चार्ज की शीट है, चार्ज का मीन्स प्रोटॉन का सीट है या कोई और इलेक्ट्रॉन की सीट है, ये एक इनफाइनाइट एक्सपेंशन की एक चार्ज की सीट है। अब इस चार्ज सीट की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड करना है किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर। तो ठीक है, ये हमारा चार्ज हो गया, मान लीजिए हमने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है, तो इनका चार्ज डेंसिटी जो हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा हमने कंसीडर किया है, और यहाँ सिग्मा इज इक्वल टू होगा Q अपॉन A, जिनको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अगर ये हमारा एक प्लेन शीट है तो इनकी वजह से हमें किसी पार्टिकुलर पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास कोई पॉइंट P यही वाला है, ये वाला मान लीजिए पॉइंट P यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, अब हमें इससे होता हुआ इससे रिगार्डिंग एक गासियन सरफेस की हम बनाएंगे, गासियन सरफेस को ड्रा करेंगे इमेजिनरी,
और एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस को ड्रा करेंगे जो कि इससे होकर पास करे। ठीक है, तो अब इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ड्रा करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, ये होगा वेक्टर ई, ये होगा वेक्टर ई, ये होगा वेक्टर ई, सिमिलरली इनके अपोजिट साइड भी होगा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वेक्टर ई होगा। ठीक है, तो अब जो हमने गॉसियन सरफेस को ड्रा किया है, अब गॉसियन सरफेस से के किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। तो ठीक है, मान लेते पॉइंट पी यही वाला है, इसी पॉइंट पर हमने फाइंड करना था। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स भी तीन सरफेस होगा, हम इसको मान लेंगे S1, इस सरफेस को मान लेंगे S2 और इस सरफेस को मान लेंगे S3 मान लेंगे। ठीक है, तो सिमिलरली वही केस अप्लाई करेंगे, वही सेम तरीके से, जैसे बाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, बाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन से ये होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इनक्लोज्ड गॉसियन सरफेस, ये होगा फाई इज इक्वल टू होगा, फाई ए इज इक्वल टू होगा ये इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस एट सरफेस S1 प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस एट सरफेस S2 प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस एट सरफेस S3। तो यहाँ से हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ए इज इक्वल टू आएगा। तो अब स्टूडेंट S1 पर हम देखें, S1 पर, ये हमारा S1 है, तो S1 पर भी अगर हम एक माइन्यूट सरफेस मान लें, एक वेरी स्मॉलेस्ट या इनफाइनाइटली स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया, अगर हम इसको ds कंसीडर करें, ds वेक्टर ds है, रियल वेक्टर है, तो इनका जो यूनिट वेक्टर होगा ये होगा n कैप, ये होगा। तो यहाँ n कैप और वेक्टर ई, देखिए वेक्टर ई यही वाला होगा, वेक्टर ई बोथ आर इन पैरेलल, तो बनेगा cos 0, थीटा की वैल्यू बनेगी 0। तो यहाँ आएगा e ds को हम S1 मान लेंगे, e S1 cos 0 या क्लोज इंटीग्रल e ds cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होगी, क्लोज इंटीग्रल S1 प्लस S2 हमारा ये है। अगर S2 पर हम इनफाइनाइटली स्मॉल सरफेस मान लें, ये ds है, वेक्टर ds है, तो इनका जो यूनिट एरियल वेक्टर होगा ये n कैप होगा नॉर्मल, ये होगा n कैप और वेक्टर ई, देखिए वेक्टर ई दोनों परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर बनाएगा cos 90 बनाएगा, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो इनका वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस सिमिलरली S3 हमारा ये हमने माना है, तो S3 पर भी अगर हम ds इनको माने, स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया, इनका n कैप ये होगा, n कैप और वेक्टर ई देखिए बोथ आर इन पैरेलल इन सेम डायरेक्शन, तो यहाँ बनेगा एंगल 0, बनेगा cos 0, तो cos 0 बनेगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्लोज इंटीग्रल e ds cos ऑफ 0 एट सरफेस S3। तो हमारा आएगा फाई e इज इक्वल टू आएगा, तो अब स्टूडेंट ये होगा e S1 प्लस 0 छोड़ दे रहे हैं प्लस e S3। तो स्टूडेंट यहाँ S1 इज इक्वल टू S3 है, मतलब इनका सरफेस एरिया S1 इज इक्वल टू इस फेज का सरफेस एरिया S3, दोनों क्या है, इक्वल है, मान ले रहे हैं हम S मान ले रहे हैं, तो हम इनको लिख सकते हैं फाई e इज इक्वल टू ES प्लस ES, तो हो जाएगा 2ES, ये हो गया फाई e, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट कर सकते हैं ऐसा बाई गास ला यहाँ भी आ जाएंगे। तो गास ला के अकॉर्डिंग होता है, हम जानते हैं फाई e इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इनको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमें मिल गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कर लेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वेट कर लेंगे, लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम यहाँ लिख रहे हैं, वहां पेज भर गया है, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों को अगर हम इक्वेट कर लेंगे तो आएगा 2ES इज इक्वल टू आएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और हमें यहाँ E फाइंड करना था, तो E इज इक्वल टू Q अपॉन में 2S इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये S है, S को हम S इज इक्वल टू A भी लिख सकते हैं, A फॉर सरफेस एरिया, इनका मतलब क्या होगा, इट इज सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ स्टूडेंट्स Q बाई S जो है इनको लिख सकते हैं सिग्मा, बिकॉज सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई S इज इक्वल टू Q बाई A, इनको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, तो यहाँ E इज इक्वल टू आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही इनका रिजल्ट है, यही फाइनल आंसर है।
तो अब देखिए इस फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही है। दैट मींस अगर हमारे पास इनफिनिट एक्सपेंशन की चार्ज शीट है तो चार्ज शीट की वजह से किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, वो हर पॉइंट पर लगभग क्या सेम होता है, क्योंकि वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। तो इनका ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब इनका अगला एप्लीकेशन होता है, ये तो हो गया हमारा चार्ज शीट की वजह से, चार्ज की शीट है, और अगला होगा हमारा चार्ज में कंडक्टर शीट है। तो तीसरा एप्लीकेशन हमारा हमने यहां लिखा है, तो ये डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इनफिनिट प्लेन चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। कंडक्टिंग शीट भी लिखा जा सकता है। तो ये चार्ज कंडक्टिंग शीट है। अब इनकी वजह से अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर। तो हमारा तीसरा एप्लीकेशन यहाँ पर है, ठीक है। ये हमारे पास एक इनफिनिटी एक्सपेंशन की हमारे पास कंडक्टिंग शीट है, कंडक्टर की शीट है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है। उनकी वजह से अब हमें किसी पार्टिकुलर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो हम ड्रा कर लेंगे एक चार्ज कंडक्टिंग शीट। तो ये हो गया चार्ज कंडक्टिंग शीट हो गया। मान लेंगे हम यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज है। तो अब देखिए अगर कंडक्टिंग शीट है, कंडक्टर की शीट है, तो कंडक्टर की शीट के सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सरफेस पर। तो अब इसका दोनों तरफ के सरफेस पर दो फेज होंगे, दोनों फेज पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज हम मानेंगे। तो मानेंगे इनका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगा प्लस सिग्मा होगा। इसके राइट साइड का जो फेज है सरफेस उसको मान लेंगे ए, लेफ्ट साइड का जो सरफेस है उसको मान लेंगे बी मान लेंगे। तो ये हमारा कंडक्टर शीट है या चार्ज, पूरा लिख दें, चार्ज कंडक्टर शीट है। ये होगा, ठीक है। अब अगर ये चार्ज कंडक्टर शीट है तो इनकी वजह से हम मान लेते कोई रैंडम पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्सप्रेशन क्या बनेगा। तो स्टूडेंट इसका ये फेज पॉजिटिव चार्ज है, इनकी वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएंगे तो ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में। और सिमिलरली इनकी जो इस तरफ में चार्ज है इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगा, इस तरफ बनेगा, यूनिफॉर्मली बनेगा, पैरेलल टू ईच अदर बनेगा। तो अगर हम पॉइंट पी पर यहाँ पर हमें नेट फाइंड करना है तो हम करेंगे ऐसा है, जो हमारा फेज ए है, फेज ए की वजह से जो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो मान लेंगे ये वेक्टर E1 बनेगा। क्या बनेगा? वेक्टर E1 आउटवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली पॉइंट पी पर अगर हम फेज बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो देखिए ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इनकी वजह से भी इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यही होगी सेम वेक्टर E2 जाएगी। तो पॉइंट पी पर स्टूडेंट्स वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2 बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, पैरेलल डायरेक्शन। तो पहले हम E1 और E2 की वैल्यू को लिख देते हैं। देखिए E1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज शीट, ड्यू टू प्लेन चार्ज शीट। तो प्लेन चार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्मूला आया था वो आया था सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया ये। सिमिलरली E2 इज इक्वल टू आएगा, E2 का मतलब इनकी वजह से, B की वजह से, चार्ज शीट B की वजह से पॉइंट P पर, ये E2 है, तो E2 की वैल्यू भी क्या आएगी? सेम आएगी, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब स्टूडेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को हम अगर नेट निकालना है तो EP इज इक्वल टू आ जाएगा E1 प्लस E2, दोनों की हम मैग्नीट्यूड को ऐड कर देंगे तो EP इज इक्वल टू मिल जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो EP इज इक्वल टू मिल जाएगा कितना, ऐड कर देंगे 2 रहेगा यहाँ, सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्मूला हमारा मिल जाएगा ड्यू टू इनफिनिटी एक्सपेंशन ऑफ कंडक्टिंग चार्ज शीट का की वजह से किसी पार्टिकुलर एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन है। तो ये भी स्टूडेंट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक है और इनका गास थ्योरम का एक एप्लीकेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और सारे कंटेंट कौन कौन से हैं। तो फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन गास का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एट। तो यहाँ पर 3 केस होगा, पहला होगा आउटसाइड द स्फीयर, दूसरा होगा एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, तीसरा होगा इनसाइड द स्फीयर। तो स्टूडेंट ये हमारा गास का एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये भी है, ये भी एग्जाम में दिया जाता है और इसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनका जो ग्राफ आता है लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई और इनका जो डिस्टेंस होता है आर के साथ जो वेरिएशन का ग्राफ आता है वो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपटीशन के पर्पज से और हमारे बोर्ड के पर्पज से। तो देखते हैं,
तो हम इमेजिन करेंगे, कंसीडर करेंगे हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब स्टूडेंट अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो इनको जो चार्ज दिया जाएगा ये चार्ज इनके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये इनके सरफेस पर भी थोड़ा बहुत रह सकता है, तो इनके पूरे के पूरे वॉल्यूम में वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर होता तो कंडक्टिंग स्फीयर को अगर कंडक्टर का स्फीयर होता तो उनको अगर हम चार्ज कोई देते हैं, चार्ज गिवन करते बाहर से एक्सटर्नल चार्ज, तो उनके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता। जैसे अगर मान लीजिए ये हमारा चार्ज, ये स्फीयर है, ये क्या है, मेटल का है, ये मेटल का है, और ये क्या है, नॉन मेटल का है, नॉन मेटल का है। तो दोनों में डिफरेंस है। नॉन मेटल को अगर हम प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा रैंडमली। लेकिन अगर हम मेटल के इनको चार्ज क्यू देते हैं तो इसको जो चार्ज क्यू दिया जाएगा वो चार्ज क्यू इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दोनों में यही अंतर है मेटल और नॉन मेटल के स्फीयर में। ठीक है, बट हमें यहाँ नॉन मेटल को नहीं पढ़ना है, तो हालांकि मेटल का इजी भी है, मेटल का भी इसके बात कर देते हैं, बट हमें यहाँ पढ़ना है किसका पढ़ना है, इसको हमें नॉन मेटेलिक को ही पढ़ना है। डस्टर इसका मिल नहीं रहा स्टूडेंट्स, कहीं गिर गया, देखते हैं फिर। तो ठीक है, ये हमारा नॉन मेटेलिक स्फीयर है, इनकी वजह से हमें तीनों पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। ठीक है, पहला है आउटसाइड। तो हम क्या करेंगे, मानेंगे एक एक्सटर्नल पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है जो स्फीयर के आउटसाइड में है, और एक स्फीयर का रेडियस जो है इनका आर है, इनका जो चार्ज गिवन है वो प्लस क्यू है। तो एक्सटर्नल पॉइंट पी से हम एक ड्रा कर देंगे, क्या ड्रा कर देंगे, गॉसियन सरफेस ड्रा कर देंगे, एक गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, अब इस पॉइंट पी पर हम स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया कंसीडर करेंगे, वो होगा डी एस, वेक्टर डी एस। और इनका जो यूनिट सरफेस एरिया होगा, यूनिट सरफेस यूनिट वेक्टर एन कैप, यूनिट एरियल वेक्टर बोलेंगे उनको, एन कैप बोलेंगे। ठीक है, अब हम इनको अगर हम ओरिजिन इनके सेंटर से अगर हम ड्रा कर दें, ये बनेगा इनका सॉलिड एंगल बना लेगा अपना। ठीक है, तो और हाँ, इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इस तरफ भी आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा सरफेस से, आउटवर्ड डायरेक्शन में वेक्टर ई, ये वेक्टर ई सिमेट्रिकल होगा, सिमिलर होगा, सिमेट्रिकल बोलेंगे, और यहां भी होगा वेक्टर ई आएगा। और इसी पॉइंट पी पर हमें वेक्टर पी की एक्सप्रेशन को फाइंड करना होता है। तो ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, हमने एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस की कल्पना कर ली है, कोई इमेजिन कर लिया है, और यहां पर हमने मानेंगे डीएस सरफेस एरिया है, और इनके द्वारा जो एंगल बन रहा है सॉलिड एंगल, वो डी ओमेगा बन रहा है, सॉलिड एंगल डी ओमेगा। ठीक है, तो हम करेंगे बाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन से जानते हैं, फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस होता है, ये डी फाई होगा। अब इन्हीं का हम कर लेंगे क्लोज इंटीग्रल, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी फाई इज इक्वल टू आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स वेक्टर ई और वेक्टर डीएस देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ होगा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो यहाँ हमारा सॉल्व होके आएगा ई डीएस cos 0 की वैल्यू 1 क्लोज इंटीग्रल। तो फाई इज इक्वल टू बन जाएगा ई इंटू डीएस की वैल्यू होगी 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो ये भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, बाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द क्लोज्ड सरफेस या ड्यू टू द गॉसियन सरफेस, ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक तरीके से और फाइंड कर सकते हैं गॉस के नियम से, बाई गॉस लॉ। तो गॉस लॉ से हम जानते हैं फाई इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनक्लोज्ड रिगार्डिंग टू इनक्लोज्ड सरफेस, चार्ज सरफेस। तो ये जो है रिगार्डिंग टू चार्ज क्लोज चार्ज बाई क्लोज सरफेस, तो फाई इज इक्वल टू हमारा आता है Q अपान में एप्सिलॉन नॉट, ये Q इनसाइड होता है। तो किसी भी अगर हम गॉस लॉ को देखें, गॉस लॉ का स्टेटमेंट बहुत इजी है, यही है Q इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी बंद पृष्ठ, किसी भी क्लोज सरफेस से रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो उसमें इसके इनसाइड में जो चार्ज होता है, नेट चार्ज होता है, उनका 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ये सभी को लर्न है, ये इजी है। लैंग्वेज में लैंग्वेज का डिफरेंस है अपना अपना, कोई आसान भाषा में बोले, कोई हिंदी में बोले, कोई अंग्रेजी में बोले, बट सबका एक्सप्रेशन जो होता है वो यही आ जाता है। ठीक है, ठीक है, अब हम इन दोनों क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे बाई क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारा रिजल्ट आएगा, देखिए स्टूडेंट्स,
ई इंटू 4πr², 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपान में एप्सिलॉन नॉट। तो हमें ई फाइंड करना था, तो ई इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πr², क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसी को अगर हम अरेंज कर लें तो रिजल्ट बनेगा ई इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r²। तो ये फॉर्मूला इनका बनेगा, ये फॉर्मूला। और एक मिनट, हमें इसको थोड़ा इरेज कर देंगे क्योंकि ग्राफ को भी आगे बनाना होगा। तो ठीक, ग्राफ इसमें बन जाएगा, कोई बात नहीं। ये हमारा पहला हो गया, पहला स्टार, पहला केस का हो गया। अब दूसरा केस होगा बी वाला, एट सरफेस। एट सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल r इज इक्वल टू r रख ही देंगे। मतलब अगर ये P पॉइंट इस पॉइंट पर रखा जाए तो जो r यहां से यहां तक की स्मॉल r डिस्टेंस है वो हम इसके रेडियस के बराबर रख देंगे। तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा एट सरफेस पर इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में कैपिटल R का स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकंड केस। तो ये हो गया स्टार डैश हो गया। अब तीसरा केस इनका होगा सी वाला केस है। अगर एक्सटर्नल पॉइंट P, जो हमें एक्सटर्नल पॉइंट P को आउटसाइड माना है, अगर वो चार्ज या स्फेरिकल चार्ज के या स्फीयर के इन साइड में हो, चार्ज स्फीयर के इन साइड में हो, तब देखिए इनका फिगर चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ ड्रा कर दे रहे हैं, ये मान लीजिए चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, रेडियस r है, सेंटर O है, और ये चार्ज है मान लीजिए +q है, और पॉइंट P अब की बार यहाँ आ गया अंदर में, पॉइंट P इनसाइड में आ गया। तो क्या करेंगे, अब हम पॉइंट P से होकर एक गासियन सरफेस को ड्रा कर लेंगे। गासियन सरफेस जो कि स्फेरिकल होगा, यही पॉइंट P है, ठीक है। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट O सेंटर है। तो ठीक है, अब पॉइंट P पर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम बनाएंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में ही, ऐसा ही बनाएंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ये होगा, ठीक है। और पॉइंट P पर भी हम मानेंगे ds, मानेंगे सरफेस एरिया ds, इनका यूनिट सरफेस एरिया, यूनिट एरियल वेक्टर n कैप, ये होगा वेक्टर E, ठीक है। यहां से इनको मिला देंगे, ये होगा हमारा सॉलिड एंगल d ओमेगा, कितना बनाएगा d ओमेगा। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो r होगी। देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस स्मॉल r, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस कैपिटल R। इस केस में ये होगा, ठीक है। तो अब यहां भी हमें करना है किसका, बाई कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर यूज करेंगे तो आएगा फाई E इज इक्वल टू क्या आएगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, तो आएगा E इंटू 4πr² इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इनको ही बना देंगे, ठीक है। और हाँ, ये गासियन सरफेस इनसाइड का जो सरफेस है उन्हीं से रिलेटेड है, उन्हीं के रिकॉर्डिंग में है, बाहर वाले का नहीं, ठीक है। तो अब करेंगे ऐसा बाई गॉस ला। अब देखिए बाई गॉस ला जो होगा, तो गॉस ला ये कहेगा इनके वॉल्यूम में जो चार्ज होता है, जैसे मान लीजिए फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिगार्डिंग टू अ क्लोज्ड बॉडी इज इक्वल टू फाई इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो इनको चार्ज गिवन है वो +q है। अगर +q को अगर हमने इनका एक स्फीयर बना दिया अंदर से, तो +q का कुछ भाग इनके अंदर जाएगा, तो +q का जो कुछ भाग इनके अंदर जाएगा उसी को मानेंगे हम q डैश मान लेंगे, q डैश मान लेंगे। तो यहाँ का q डैश हो जाएगा, यहाँ पर q डैश कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब q डैश की वैल्यू हम या फिर क्या हम दोनों को इक्वेट कर लो, इक्वेट करेंगे बाई इक्वेशन सेकंड एंड फर्स्ट, या फर्स्ट एंड सेकंड, e इंटू 4πr² बराबर आएगा q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इनको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम q डैश की वैल्यू को अलग से कहीं से फाइंड कर लेते हैं। तो अगर हम q डैश की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो आएगा, हम निकालेंगे इनको क्या नाम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से। तो दोनों का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो सेम होगा, तो होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब होगा ρ1 इज इक्वल टू ρ2। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। तो होगा q अपान में v1 इज इक्वल टू q डैश अपान में v2। तो q अपान में v1 की वैल्यू होगी 4πR² इज इक्वल टू q डैश अपान में v2 की वैल्यू होगी 4πr²। नहीं r क्यूब वॉल्यूम है ना, r क्यूब बाई 4π/3,
4π/3 ये क्यू रहेगा। तो यहाँ से हम क्यू डैश की वैल्यू को निकालेंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से आएगा क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू इंटू कितना स्मॉल आर क्यूब अपान में कैपिटल आर क्यूब, ये हो गया क्यू डैश की वैल्यू हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्यू डैश की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। जब इसमें पुट करेंगे तो आएगा E इंटू 4πr², क्यू डैश क्यू वाली वैल्यू आई क्यू इंटू आर क्यूब अपान में कैपिटल आर क्यूब, ठीक है, और इंटू 1 अपान में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब इनको उधर ट्रांसपोज करेंगे, तो यहाँ पर कोई कटे पिटेगा नहीं, बाकी सबको लिख दे रहे एस इट इज आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू इनको भेजेंगे 1 अपान में 4πr²। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ। अब देखते हैं यहाँ पर कोई ना कोई कटेंगे पिटेंगे, तो कटेगा ये आर कटेगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा E इज इक्वल टू, अब इनको अरेंज कर रहे हैं 1 अपान 4π, इनको इनके साथ में एप्सिलॉन नॉट, ऊपर Q, ये R बचा है R अपान में ये कैपिटल R बड़ा R कैपिटल R क्यूब। तो यही इनका क्या होगा, फॉर्मूला होगा, फाइनल होगा, ये फाइनल। अगर इनका हमें वेक्टर फॉर्म निकालना तो वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q R क्यूब, इसी को वेक्टर लगा देंगे तो इनका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एट द वेरियस। अब स्टूडेंट्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड E और इनका डिस्टेंस R के बीच में वेरिएशन का ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि किस तरह से ग्राफ बनता है। कि अगर कोई हमारे पास नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है तो उस चार्ज स्फीयर की वजह से वेरियस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ का क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, वो ग्राफ कैसे बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का। तो हमारा अगला टॉपिक इसी ग्राफ को ड्रा करते हैं, देखते हैं एक बहुत से आसान लैंग्वेज में। तो हम यहाँ ड्रा करेंगे, एक हमारे पास है ये मान लीजिए नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, ठीक है, ये इनका सेंटर O है, ये इनका रेडियस हो गया R हो गया, और हम इनको डिनोट कर देंगे y एक्सिस पर, मान लेंगे ये y एक्सिस है, ये तिरछा चला गया, ये मान लीजिए y एक्सिस हो गया हमारा, ये हो गया x एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया, ये हो गया x डैश हो गया, ये y होगा और ये y डैश होगा। ठीक है, तो ये नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, ये मान लीजिए इनका रेडियस है, ये पॉइंट, अगर हाँ इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, देखिए तीनों के इसलिए दे रहे हैं। पहला पॉइंट आउटसाइड में आया था A इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q/r², तो यहाँ पर स्टूडेंट आया था E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दूसरा पॉइंट एट सरफेस पर A इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q/R²। तो ठीक है, तीसरा पॉइंट आया था E इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q/r/r³, ये फॉर्मूला आया था। तो स्टूडेंट्स देखिए पहले वाले केस में E स्मॉल r पर डिपेंड कर रहा है, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूसरे वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल r पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तीसरे वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसमें इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो तीसरा केस अगर देखते हैं, अगर हमारा पॉइंट P आउटसाइड में हो, तो आउटसाइड में अगर हम इनको बना ले, एक डॉट लाइन ड्रा कर दें, ये इनका रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ठीक है, ये हमारा पॉइंट O है और y एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E को। तो स्टूडेंट देखते हैं, तो पॉइंट P सरफेस पर मान लीजिए अगर पॉइंट है, ठीक है, तो इनका सरफेस से आउटसाइड में अगर है, तो आउटसाइड में क्या ग्राफ बनता है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये बनाएगा x एक्सिस R को बताएगा, तो इनका जो ग्राफ होगा एक पैराबोला होगा, इस तरह से पैराबोला होगा, ये होगा, ये ग्राफ E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। ठीक है, सरफेस पर मान लीजिए वही सेम है जो हमने ड्रा किया, यही पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही इतनी है, जो कि इतना y एक्सिस बता रहा है वेक्टर ही, तो यहाँ से यहाँ तक की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सरफेस पर। ठीक है, अब अगर सरफेस के इन साइड आते हैं, अंदर की तरफ आते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे होता है, ये हमारा यहाँ पर मान लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ये धीरे धीरे y एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है,
जहां पर कोई वैल्यू होगी सरफेस पर, सरफेस से बाहर जाने पर जैसे हम डिस्टेंस बाहर बढ़ा रहे हैं तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि ये ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये एक पैराबोला का ग्राफ होगा, पैराबोला का ग्राफ होगा। ठीक है, अब अगर हम इनके तीसरे केस में देखते हैं इन साइड में, तो ई प्रोपोर्शनल टू आर, तो दैट मीन्स अगर ई प्रोपोर्शनल टू आर है तो वेक्टर ई और आर, ई और आर के बीच का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। इनको हटा दे रहे हैं रेडियस को, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। ये रेडियस है, जो ग्राफ उनका है स्टूडेंट ये वाला ग्राफ है, ये इन साइड वाला ग्राफ है, और इनकी डिपेंडेंसी जो होगी हम इनको यहां से लिख दे रहे हैं ई प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। और इनका जो ये ग्राफ हमारा है, इनकी जो डिपेंडेंसी है वेक्टर ई का या ई का आर पर, ये ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सिमिलरली हम इसके लेफ्ट साइड में भी जाएंगे, तो लेफ्ट साइड में अगर बनाएंगे तो ये ग्राफ ऐसे मिलेगा, ये होगा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² का आउटसाइड का। और अगर इन साइड का देखें तो इन साइड हम 0 से स्टार्ट करेंगे और पॉइंट पी तक ही लीनियरली होगा, ग्राफ लीनियर होगा। ये बताएगा ई प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये होगा इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए ये हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर है, तो इसमें इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसी तरह से अगर हम मान लेते हैं हमारे पास कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर है, उनका भी अगर ड्रा कर ले देख लेते हैं। तो मान लीजिए मेटालिक स्फीयर है, ये हो गया मेटालिक स्फीयर है। मेटालिक स्फीयर पर जो चार्ज होते हैं इनके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये मान लीजिए प्लस क्यू है, ठीक है, प्लस क्यू है। इस पे भी हम क्या बनाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और हाँ, इनके इन साइड में जो चार्ज होंगे वो 0 होंगे, तो इनको अगर हम वाई और एक्स प्लेन पर डिनोट करें तो मान लीजिए ये हो गया एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया वाई एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस से डिनोट करेंगे वेक्टर ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, एक्स एक्सिस पर डिनोट करेंगे डिस्टेंस वेक्टर आर को या आर को। ठीक है, तो देखते हैं ये एक्स डैश होगा। तो इसमें स्टूडेंट्स इसमें जो फॉर्मूला आएगा आपका 3 केस आएगा, पहला केस सेम यही रहेगा, दूसरा केस यही रहेगा, तीसरे केस में 0 आ जाएगा। चार, ये मान लीजिए हमारा क्या है, मेटालिक चार्ज्ड स्फीयर है, मेटालिक चार्ज स्फीयर है। तो मेटालिक चार्ज स्फीयर का जो केस आएगा, अगर हम इनको यहां लिख दे रहे हैं इनका रिजल्ट, पहला आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। सेम रिजल्ट यही वाला आएगा। इनका जो दूसरा कंडीशन आएगा E इज इक्वल टू, सरफेस पर भी सेम यही आएगा, इनका जो सेकंड वाला था यही आएगा, तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। और इसका स्टूडेंट इनके इन साइड में आएगा तीसरा वाला E इन साइड, ये होगा 0 होगा, इन साइड में क्या होगा 0। तो इनका ग्राफ देखेंगे तो आउटसाइड में यहां भी क्या होगा, E r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इनको यहां लिख दे रहे हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अगर हम इनका ग्राफ मान लीजिए ये रेडियस है, ये इनका सेंटर है, O डैश है, ये O है, तो यहां से ग्राफ बनेगा पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा, पैराबोला, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, उसी के जैसा बनेगा। दूसरा है ये सेम है, उसी के जैसा है, तो मान लेंगे दूसरा पॉइंट सरफेस पर ही बनेगा। तीसरा है इन साइड में क्या है, 0 है। इन साइड में अगर 0 है तो ग्राफ डायरेक्ट यहां से नीचे आ जाएगा, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड है ये। तो ये जो आर यहां से यहां तक क्या होगा स्टूडेंट्स, आर। जैसे हम रेडियस के अंदर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगा, 0। तो ग्राफ इनका ये वाला बनेगा, ये बनेगा, और दूसरा यहां से सरफेस से डायरेक्ट डाउनवर्ड आ जाएगा, डायरेक्ट 0 पर आएगा। सिमिलरली इनके लेफ्ट में बना सकते हैं, तो ग्राफ इनका ये होगा, डाउनवर्ड आएगा, ये वाला इस तरफ जाएगा, ये पैराबोला होगा, E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इनका होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग फिजिक्स तक 9 और न्यूटन बैच में आप लोग का बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सारे स्टूडेंट्स आप अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन को अच्छे करने के लिए आप इस बैच से ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है। और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि ये पूरा फुल डेडिकेटेड होकर फिजिक्स चलेगा इसमें। जैसे कि हम जानते हैं फिजिक्स क्या है, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन क्या लोग बना दिए हैं कि ये बहुत टफ सब्जेक्ट है, ये बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन नहीं, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स जिसको याद नहीं करना पड़ता। पहली बात तो ये है, जिसको केवल समझ लीजिए, सारे कंटेंट रेडी हैं,
आसपास हर जगह पर फिजिक्स है। तो इसलिए फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सारे स्टूडेंट्स जो फिजिक्स वाले होंगे, जो फिजिक्स पढ़ते हैं, सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई कीजिए, चैनल से ज्वाइन कीजिए और पढ़ाई कीजिए, और अपने आप सजेशन दीजिए, कमेंट कीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे आप कमेंट कीजिए, और जो टॉपिक पढ़ाई करना हो आप कमेंट कीजिए, हम उसको पढ़ाएंगे। और एक काम और कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयर कीजिएगा अपने स्टूडेंट्स में, और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स धन्यवाद, थैंक यू, स्पेशली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग फिजिक्स टेक 9। अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट एपिसोड में हम स्टार्ट करेंगे क्या, कैपेसिटर। तो इसके बाद हमारा वो आएगा कैपेसिटर खत्म के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक द एंड हो जाएगा। और हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में कैपेसिटर चलेगा और सारे के सारे पीवाईक्यू चलेंगे कैपेसिटर तक का, इलेक्ट्रिक फील्ड का चलेगा, ग्राफ थ्योरम का चलेगा और कैपेसिटर का भी चलेगा। तो इस तरह से वो कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा 3 स्लाइड में हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।